क्या होता है जब आपकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहाँ हर फैसला उलझन में बदल जाता है। एक कनेक्शन, एक लम्हा और एक ऐसा प्यार जो सब कुछ बदल देता है। लेकिन क्या होता है जब ये प्यार आपकी दुनिया के सबसे करीबी रिश्तों को खतरे में डाल देता है। इस कहानी में आपको मिलेगा एक दिलचस्प मोड़ जहाँ किस्मत, प्यार और जिम्मेदारियों के बीच एक मुश्किल चुनाव करना होता है। क्या अब्रिल अपने परिवार को छोड़कर अपने दिल की सुन पाएगी या वो उसी रास्ते पे वापस लौटेगी जहाँ उसने अपने सच का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमैटिक नोवा में। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत साउथ अमेरिका के देश के अर्जेंटीना के एक शहर ब्यूनोस एयर्स के एयरपोर्ट पर होती है, जहां एयर होस्टेस चेक इन करने के लिए रिसेप्शन की तरफ बढ़ रही होती है। चेक इन करने के बाद वो एक काउंटर पर जाकर गाने सुनाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके पास एक आदमी आता है और गाने सुनाने लगता है। एयर होस्टेस सही से गाना प्ले नहीं कर पा रही थी, तो वो आदमी उसको गाना चुनने में मदद कर देता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर हल्की सी मुस्कान देते हैं। उन्हें नहीं पता था कि बिना कोई बातचीत किए ये छोटी सी मुलाकात उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। फिल्म का नाम है द रेड थ्रेड, एक चीनी कहावत पर आधारित है। ये कहावत कहती है कि समय और जगह चाहे कोई भी हो, आप कहीं भी पैदा हुए हो या कहीं भी रहते हो, अगर किस्मत की डोर आपको किसी से मिलवाने का फैसला कर ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता। इस डोर को आप चाहे तो लंबा कर सकते हैं या छोटा, लेकिन इसे कभी आप तोड़ नहीं सकते। अगर किस्मत आपको किसी से मिलाने पर आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको मिलने से नहीं रोक सकती। यही बात इस फिल्म के अगले सीन में दिखाई देती है। इसमें वो आदमी जिसका नाम मैनुअल है और एयर होस्टेस जिसका नाम अब्रिल है फिर से एक फ्लाइट में मिलते हैं। इस सीन में अब्रिल एक छोटे से लड़के को लेकर आती है और मैनुअल से कहती है कि ये सीट इस बच्चे की है, लेकिन लड़का कहता है कि वो विंडो सीट पसंद करता है। तब अब्रिल मैनुअल को बताती है कि ये लड़का अपने माता पिता के बिना सफर कर रहा है और इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। वो मैनुअल से कहती है कि इसका ध्यान रखना और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। इसके बाद अब्रिल की एक सहकर्मी उसे बताती है कि एक अन्य एयर होस्टेस को कंट्रोल ड्रिंक लेने के कारण सस्पेंड कर दिया गया है। ये सुन के अब्रिल जवाब देती है कि मुझे सिरदर्द की गोली दे दो और ये सब बकवास बंद करो। उसकी सहकर्मी उसे गोली दे देती है। फ्लाइट को उड़ान भरने में भी काफी समय हो चुका होता है और मैनुअल अब्रिल के अकेले होने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही बाकी सहकर्मी यात्रियों को सर्व करने के लिए जाती है, मैनुअल अब्रिल के पास जाता है। अब्रिल उससे पूछती है, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? मैनुअल अब्रिल से कहता है कि उसे फ्लाइट में सफर करने में बहुत डर लगता है। अब्रिल पूछती है, तो फिर आज तुम सफर क्यों कर रहे हो? बिजनेस के लिए या मजे के लिए? मैनुअल जवाब देता है कि मेरे लिए बिजनेस और मजा दोनों एक ही जैसी चीजें हैं, क्योंकि मैं एनोलॉजिस्ट हूँ जो वाइन बनाने का विशेषज्ञ होता है। मेरा वाइन बनाने का बिजनेस है। इस पर अब्रिल हल्की से मुस्कुराती है। बातचीत के दौरान अब्रिल नोटिस करती है कि उसके पास ही में उसकी एक सहकर्मी किसी दोस्त के साथ रोमांटिक हो रही है। इसे देख के अब्रिल और मैनुअल एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। इसके बाद वे दोनों थोड़ी देर और बातें करते हैं। तभी फ्लाइट में एक झटका लगता है। मैनुअल घबरा के पूछता है, क्या ये सामान्य है? अब्रिल जवाब देती है कि हाँ, ये बिल्कुल सामान्य है, फ्लाइट में ऐसा होता रहता है। मैनुअल हंसते हुए उसे इशारे में कहता है, तो क्या हम दोनों किस करें? वो भी सामान्य होगा। इस पर अब्रिल कुछ कहने वाली होती है कि तभी वो सहकर्मी जो अंदर अपने दोस्त के साथ रोमांटिक हो रही थी बाहर आ जाती है। मैनुअल वहाँ से चला जाता है और अब्रिल भी अपनी जगह लौट कर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद मैनुअल फिर देखता है कि दूसरी एयर होस्टेस पैसेंजर को सर्व करने के लिए चली गई है। वो फिर से अब्रिल के पास जाता है। अब्रिल उसे देखकर कहती है कि यहाँ बार बार मत आओ, कोई तुम्हें देख लेगा और मुझे काम भी करना है। मैनुअल उससे बात को नजरअंदाज करते हुए पूछता है, तुम्हारे शरीर पर ये टैटू कैसे है? इस पर अब्रिल अपने टैटू मैनुअल को दिखाने लगती है और एक टैटू दिखाते हुए वो कहती है कि ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की निशानी है। इसके बाद वो मैनुअल को अपने जांघों पर बने एक टैटू को भी दिखाती है। कुछ देर की बातचीत के बाद अब्रिल मैनुअल से कहती है कि वो अब अपनी सीट पर लौट जाए, लेकिन किस्मत की डोर इन्हें मिलाने में जुटी थी। तभी फ्लाइट में एक जोर सा झटका लगता है और दोनों एक दूसरे को टकरा जाते हैं और अब वे एक दूसरे को रोक नहीं पाते और दोनों वही एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद मैनुअल अब्रिल से पूछता है, फ्लाइट लैंड होने के बाद क्या तुम मेरे साथ लंच करोगी? अब्रिल मैनुअल से कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम मुझसे कस्टम क्लियरेंस के बाद मिलना। इसके बाद मैनुअल वहाँ से चला जाता है। फ्लाइट लैंड करती है और अब मैनुअल और अब्रिल दोनों ही बाहर मिलने के लिए बहुत ही उत्साहित होते हैं। अब्रिल के सारी सहकर्मी चली जाती है, लेकिन वो मैनुअल के कस्टम क्लियरेंस का इंतजार करती रहती है। वो मैनुअल को लाइन में खड़ा देखती है, लेकिन तभी किस्मत फिर से अपनी चाल चलती है। एयरपोर्ट पर कस्टम में एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, जिसकी वजह से सभी का क्लियरेंस थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है। सिक्योरिटी सभी पैसेंजर को इंतजार करने के लिए कहती है और किसी को भी क्लियर नहीं करती है। इसी देरी के कारण अब्रिल मैनुअल का इंतजार करती रह जाती है, लेकिन वे दोनों आपस में नहीं मिल पाते। उन्होंने ना तो एक दूसरे का फोन नंबर लिया था, ना ईमेल आईडी और ना ही कोई अन्य संपर्क की जानकारी। इस वजह से वे दोनों एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाते। समय बीतता जाता है और देखते ही देखते 7 साल गुजर जाते हैं। अब अब्रिल शादी हो चुकी है। उसका पति ब्रूनो एक म्यूजिकल रॉक स्टार है। ये खुशहाल जोड़ा अपने 3 साल के बेटे फ्लिक्स के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। अब्रिल अब मैनुअल को पूरी तरह से भूल चुकी है। वो अपने बेटे फ्लिक्स और अपने पति ब्रूनो
के साथ बहुत खुश है। दूसरी तरफ मैनुअल की भी शादी हो चुकी है। उसकी पत्नी लॉरा एक मशहूर प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। मैनुअल और लॉरा एक प्यारा सा परिवार है जिसमें उनकी एक बेटी है। लॉरा मैनुअल से बेहद प्यार करती है, ठीक उसी तरह जैसे एब्रिल का पति ब्रूनो उससे बहुत प्यार करता है। ब्रूनो एक रॉक स्टार है जिसकी वजह से उसे अक्सर काम के सिलसिलों में यात्रा करनी पड़ती है। एब्रिल और ब्रूनो की जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि वे अलग अलग फ्लाइट्स में यात्रा करते हैं। आज भी एब्रिल और ब्रूनो अलग अलग फ्लाइट्स के यात्रा कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते, लेकिन काम की वजह से उन्हें अलग अलग जाना ही पड़ता है। इस बार वे कोलंबिया के एक शहर कार्टेनिया के लिए निकल रहे हैं, लेकिन किस्मत का धागा जिसे रेड थ्रेड कहा गया है एब्रिल और मैनुअल को फिर से एक बार बांधना चाहता है। उसी समय मैनुअल भी कोलंबिया के इसी शहर कार्टेनिया के लिए रवाना हो रहा है। कोलंबिया में लैंड करने के बाद एब्रिल और उसके दोस्त अपने कैप्टन के साथ होटल में चेक इन कर रहे थे। तभी एब्रिल देखती है कि उसी होटल में रिसेप्शन पर मैनुअल भी अपनी बुकिंग करवाने आया है। किस्मत का धागा ने इन दोनों को फिर से 7 साल बाद आमने सामने खड़ा कर दिया। एब्रिल मैनुअल को देखकर बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। लेकिन मैनुअल उसके पीछे पीछे जाकर कहता है, क्या तुम मुझे भूल गई हो? एब्रिल जवाब देती है, नहीं, तुम एनोलॉजिस्ट हो, मुझे याद है, और तुम वाइन के बिजनेस में हो, मुझे ये भी याद है। फिर भी एब्रिल वहाँ से जाने लगती है तो मैनुअल कहता है, तुम ऐसे नहीं जा सकती, हमने एक दूसरे को बहुत ढूंढा लेकिन हम नहीं मिल पाए। कम से कम अब रूफटॉप रेस्टोरेंट पर चलकर मेरे साथ लंच तो कर ही सकती हो। मैनुअल के बार बार कहने पर एब्रिल मान जाती है और दोनों ऊपर जाकर रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए जाते हैं। एब्रिल मैनुअल से कहती है कि मैं एयरपोर्ट पर 5 घंटे तक इंतजार करती रही लेकिन तुम नहीं आए। मैनुअल जवाब देता है कि उस शाम मेरा कस्टम क्लियरेंस नहीं हुआ था, इस वजह से मैं एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सका। फिर ये दोनों एक टेबल पर बैठकर लंच का ऑर्डर करते हैं। अब एब्रिल अपने पति ब्रूनो और अपने बेटे फ्लिक्स से बात करना चाहती थी, लेकिन उसे दिखता है कि यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहा है। फिर एब्रिल मैनुअल को अपने पति और अपने बेटे की फोटो दिखाती है और मैनुअल भी अपनी पत्नी और अपनी बेटी की फोटो एब्रिल को दिखाता है। एब्रिल कहती है कि अच्छा, तुम्हें अपना प्यार मिल ही गया। तो मैनुअल जवाब देता है कि ये प्यार हम दोनों के बीच भी हो सकता था, क्या तुमने इस बारे में कभी नहीं सोचा? एब्रिल कहती है कि नहीं, जो चीजें नहीं हुई मैं उसके बारे में नहीं सोचती। मैनुअल कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि उस समय मुझे तुमसे प्यार हो गया था। एब्रिल जवाब देती है, सिर्फ एक किस करने से तुम्हें प्यार कैसे हो गया? फिर वो कहती है कि अब मुझे जाना पड़ेगा, मेरे कैप्टन दोस्त की बर्थडे पार्टी है और मुझे पार्टी के लिए रेडी होना है। एब्रिल मैनुअल का शुक्रिया कह के वहाँ से निकल जाती है। एब्रिल अपने होटल रूम में जाकर अपने पति और अपने बेटे से बात करने लगती है। तभी उसकी दोस्त और सहकर्मी एयर होस्टेस आती है और मैनुअल के बारे में पूछती है। एब्रिल उन्हें बताती है कि अब वो शादीशुदा है, उसके पास एक बच्चा भी है और एक बहुत ही खूबसूरत पत्नी भी है। एब्रिल ये भी कहती है, ये सब छोड़ो, कैप्टन की बर्थडे पार्टी का समय हो गया है, जल्दी से तैयार हो जाओ, चलते हैं। दूसरी ओर मैनुअल अपने रूम में बैठा अपनी पत्नी से लैपटॉप पर बात करता है। थोड़ी देर बाद वो बोर हो जाता है और होटल की छत पे चला जाता है। वहाँ से वो देखता है कि एब्रिल अपने कैप्टन के दोस्त की बर्थडे पार्टी में खूब मजे कर रही है। जब एब्रिल मैनुअल को बाहर खड़ा देखती है तो वो उसे अंदर बुला लेती है। तभी डीजे माइक्रोफोन में कहता है कि सभी लोग अपना पार्टनर चुन लें। एब्रिल मैनुअल का हाथ पकड़ के डांस फ्लोर पर ले जाती है और दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। यह किस्मत की डोरी होती है जो इन दोनों को बार बार एक दूसरे के करीब ला रही होती है। भले वे दूर दूर हो चुके थे, मगर यही तो है उस विश्वसनीय धागे का रोल जो लोगों को जोड़ता है और जो किसी खास आदमी के लिए बार बार मिलाने की प्रक्रिया को डेस्टिनी कहते हैं। यही है फिल्म का नाम, द रेड थ्रेड। वो धागा जो हमें एक दूसरे से बांध के रखता है, जो हमें एक दूसरे की ओर खींचता है और कभी हमें एक दूसरे से दूर भी लेके जाता है, लेकिन ये धागा कभी टूटता नहीं है। आखिरकार जिनको मिलना होता है वे मिल ही जाते हैं। यही कुछ अप्रैल और मैनुअल के साथ हो रहा होता है। डांस करने के बाद ये दोनों होटल की छत पर जाते हैं और कुछ देर बातें करते हैं। मैनुअल अप्रैल से कहता है, कल साइट सीन करने चलेंगे क्या? लेकिन अप्रैल बिना जवाब दिए उससे बाय कहकर जाने लगती है। जाने से पहले वो मैनुअल को गाल पे एक किस करती है और मैनुअल भी उसे वापस किस करता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ समय के लिए वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन फिर जल्द ही एब्रिल पीछे हट जाती है। अगले दिन सुबह एब्रिल उठकर अपने पति ब्रूनो और बेटे फ्लिक्स से वेबकैम पर बात करती है। हालांकि नेटवर्क कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू था, जिसके कारण वो अपने पति से ठीक से बात नहीं कर पाती है। एब्रिल सोचती है कि होटल में बोर होकर या टीवी देखकर समय बिताने से अच्छा है कि कहीं बाहर घूमकर आया जाए। वो आरामदायक कपड़े पहनकर अपने रूम से बाहर निकल जाती है। एब्रिल अपने दोस्त को साथ लेकर चलना चाहती है, लेकिन जब वो देखती है कि उसकी दोस्त कैप्टन के साथ रोमांस कर रही है तो वो खुशी खुशी उन दोनों को अकेला छोड़ देती है और खुद ही अकेले ही साइट सीन देखने के लिए निकल जाती है। ज्यादा समय एब्रिल देखती है कि मैनुअल अपने वाइन की बोतल को एग्जीक्यूटिव्स को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। मैनुअल एब्रिल के पास जाके पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? एब्रिल कहती है कि मुझे आर्ट फेयर में जाना है, लेकिन मैं मैप रीडिंग करना अच्छे से नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जाऊँ। मैनुअल कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। एब्रिल जवाब देती है कि नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगी। फिर मैनुअल अकेला ही साइट सीन देखने के लिए निकल जाता है।
ये देखकर एब्रिल काफी इम्प्रेस होती है कि उसने एब्रिल को किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं किया। अब एब्रिल भी मैनुअल के साथ साइट सीट करने के लिए निकल जाती है। ये दोनों काफी सारी जगहों पे घूमते हैं और एक आर्ट फेयर में जाते हैं जहाँ से वे बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। मैनुअल यहाँ से एक आर्ट रिंग खरीदता है जो वो एब्रिल को देना चाहता है। घूमने के बाद ये दोनों एक दीवार के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। यहाँ एब्रिल मैनुअल से कहती है यहाँ कितनी फ्री फील होता है, कितना लिबरेटिंग फील होता है। फिर अचानक एब्रिल मैनुअल को किस करने लग जाती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। दोनों उठकर एक टनल में चले जाते हैं, लेकिन एब्रिल अपने आप को रोकना नहीं चाहती थी, इसलिए वो टनल से बाहर चली जाती है और बारिश का मजा लेने लगती है। द रेड थ्रेड, वो किस्मत की डोर जो पहले एब्रिल और मैनुअल को एयरपोर्ट में मिलवाने के बाद भी काफी खींच गई थी, अब वो डोर वापस एक कंट्रैक्ट हो रही थी और इन्हें बेहद करीब ला चुकी थी। जीवन में बारिश, अचानक घटित घटनाएं, रेड मैनेंस और चांस कोई भी प्लान नहीं कर सकता। ये सब किस्मत है और इसी किस्मत के चलते एब्रिल और मैनुअल एक दूसरे के साथ यहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन सुबह मैनुअल एब्रिल को वही रिंग गिफ्ट करता है जो वो आर्ट फेयर से लेकर आया था। थोड़ी देर बाद मैनुअल की पत्नी का फोन आता है। एब्रिल बड़े ध्यान से सुनती है कि उसे ये सुनकर हैरानी होती है कि मैनुअल अपनी पत्नी से कह रहा है मैं मीटिंग में बिजी हूँ, मुझे 1-2 दिन और लग जाएंगे। मैनुअल अपनी पत्नी से झूठ बोल रहा होता है और इस वजह से एब्रिल को ऐसा महसूस होता है कि वो भी ऐसा ही कर रही है और उसे थोड़ी गिल्ट फील होने लगती है। मैनुअल एब्रिल से पूछता है क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों हो, मेरी पत्नी का कॉल उठाने से तुम अपसेट हो गई? तो एब्रिल कहती है कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम किसी और के साथ हो। मैनुअल कहता है कि वो तो तुम भी हो ना, तुम्हारे भी तो एक पति है। एब्रिल कहती है कि यही तो समस्या है, हम दोनों सच में प्यार किसी और से करते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैनुअल कहता है कि हमारा भविष्य है, हमारा चांस है। तो एब्रिल जवाब देती है कि कोई चांस नहीं है, एक ही टाइम में 2 आदमी को प्यार में नहीं कर सकती और इसमें तुम भी कुछ नहीं कर सकते और मैं भी कुछ नहीं कर सकती। वो परेशान होकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है और मैनुअल भी अपने घर की ओर उदास मन से चला जाता है। काफी दिन बीत जाता है। अब मैनुअल का मन अपने काम में भी नहीं लग रहा होता है। वो बार बार फेसबुक पर एब्रिल की तस्वीरें देखकर अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करता है। थक हार के मैनुअल अब एब्रिल को मैसेंजर पर संदेश करता है, अब मुझे सहन नहीं होता, चलो मिलते हैं। तुरंत एब्रिल उस संदेश को पढ़ती है और कुछ सोचने के बाद जवाब देती है कि नहीं, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। इस जवाब को पढ़कर मैनुअल काफी निराश हो जाता है, लेकिन एब्रिल ने ये जवाब अपनी खुशी से नहीं लिखा था। उसे पता था कि अगर वो मैनुअल से मिलती रहती तो सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाएगा, इसलिए उसने खुद को रोक लिया था। लेकिन किस्मत की डोर, वो रेड थ्रेड डेस्टिनी ने कुछ और ही प्लान किया था। आज मैनुअल की पत्नी लॉरा जो एक फेमस प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, आज ब्रूनो जो कि एक म्यूजिक रॉक स्टार है, उसका फोटो शूट कर रही है और एब्रिल भी उसके साथ आई है। वैसे तो मैनुअल कभी अपनी पत्नी के फोटो शूट साइट पर नहीं आता, लेकिन आज उसकी एक फ्लाइट कैंसिल हो गई है, इसलिए वो वहाँ आ गया था। किस्मत की डोर ने फिर से एब्रिल और मैनुअल को एक जगह पे लाके खड़ा कर लिया। लॉरा और ब्रूनो दोनों एक दूसरे के पार्टनर को एक इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उन दोनों को क्या पता था कि एब्रिल और मैनुअल पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ब्रूनो और लॉरा फोटो शूट में व्यस्त हो जाते हैं, तो इधर मैनुअल और एब्रिल आपस में बात करने लगते हैं। एब्रिल पूछती है तुम यहाँ पर क्यों आए? मैंने तुम्हें मना किया था कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, लेकिन मैनुअल कहाँ मानने वाला था। वो एब्रिल के साथ थोड़ा रोमांटिक होने लगता है, तो एब्रिल उसे रोक देती है। मैनुअल कहता है कि यहाँ से कुछ भी बहाना करके निकल जाते हैं, मेरे साथ तुम होटल रूम में चलो। ये सुन के एब्रिल को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। मैनुअल भी अपने होटल रूम में चला जाता है, लेकिन एब्रिल से भी खुद को काबू में नहीं रखा जा रहा था। आखिरकार वो मैनुअल के रूम में जाती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। तभी अचानक फोन की घंटी बजने लगती है और जब एब्रिल फोन उठाती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास 20 मिस कॉल आए हैं, जिनका उसने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो मैनुअल के साथ रोमांटिक हो रही थी। आज वो अपने बेटे फ्लिक्स को स्कूल से पिक करने जाने वाली थी, लेकिन बीच में मैनुअल आ गया और वो उसके साथ रोमांटिक होने के कारण अपने बच्चे को स्कूल से पिक करना भूल गई। इसके बाद उसके टीचर ने एब्रिल को कई बार कॉल किया। आखिरकार उसने फ्लिक्स के डैड ब्रूनो को बुलाकर फ्लिक्स को स्कूल से पिक करवाया। अब एब्रिल इस बात से बहुत डर जाती है कि वो मैनुअल के साथ रोमांटिक होने के चक्कर में अपने फैमिली को खतरे में डाल रही है। वो रोते हुए अपने घर लौट जाती है और घर में जाके फ्लिक्स को सोते हुए देखती है। इस समय एब्रिल को अपनी गलती का एहसास होता है। दूसरी मैनुअल की पत्नी लॉरा जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, फोटोशूट साइट की मैनुअल और एब्रिल की कुछ फोटो दिखती है। वो एक खास फोटो को जूम करके मैनुअल को दिखाती है, जिसे मैनुअल बहुत ही गहरे और इंटेंस तरीके से एब्रिल को देख रहा होता है। लॉरा की एक खास पहचान थी कि वो किसी भी चेहरे से इंसान के इमोशन को आसानी से पढ़ सकती थी। अब उसे समझ में आ गया था कि एब्रिल और मैनुअल के बीच
बीच कुछ चल रहा है। और तभी लॉरा पूछती है कि ये सब क्या है। मैनुअल, तुम एब्रिल को पहले से जानते हो? तब मैनुअल जवाब देता है कि मैं और एब्रिल एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों काफी टाइम से एक रिलेशनशिप में भी है। मैं ये सब तुम्हें बताने ही वाला था। तभी लॉरा मैनुअल से कहती है, क्या मतलब बताने ही वाला था? मतलब तुम किसी से भी मिले, तुम्हें प्यार हुआ, तुम उससे प्यार में पड़ गए और मेरा टाइम खत्म। मैनुअल कहता है कि देखो, ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती है, दिस थिंग्स हैपन। लॉरा गुस्से में कहती है कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी चीजें तुम्हारे साथ ही क्यों होती है? लॉरा मैनुअल से कहती है कि मुझसे ज्यादा प्यार करने वाली औरत तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एब्रिल अपने घर में बहुत दुखी होती है। ना तो वो मैनुअल के साथ खुल के रह सकती है और ना ही वो अपने पति ब्रूनो को इस बारे में सही तरीके से बता सकती है। वो अंदर ही अंदर घुट रही होती है। उसे बार बार परेशान और रोता हुआ देखकर ब्रूनो कहता है कि तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो? बहुत ज्यादा जोर देने पर एप्रिल कह देती है कि मैंने झूठ बोला था कि उस दिन मैं फ्लिक को लेने नहीं गई थी, क्योंकि मैं एक आदमी मैनुअल के साथ रोमांटिक हो रही थी और काफी समय से मैं उसके साथ रिलेशन में हूँ। ये सुनकर ब्रूनो काफी शॉक हो जाता है और फिर वो कहती है कि मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ से जा रही हूँ। फिर ब्रूनो कहता है कि तुमको जहाँ जाना चाहती हो तुम चली जाओ, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ भी नहीं करूंगा और ना ही फ्लिक्स तुम्हें कभी माफ कर पाएगा। एब्रिल अब बहुत गहरे आंतरिक संघर्ष में थी। अपनी गलती और अपनी नई जिंदगी की तलाश के बीच उसने अपना घर और परिवार छोड़ दिया था, लेकिन उसकी भावनाएं और सपने उसे उस राह पर ले गए थे जो वो हमेशा चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंची और मैनुअल को देखकर अपने सिचुएशन का आकलन किया, उसे समझ में आ गया कि वो जो सोच रही थी वो शायद सही नहीं था। वो अपने पति और अपने बेटे को छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरी उलझन थी कि क्या वो सचमुच अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर पूरी तरह से कुछ नया अपना सकती है। जब उसने मैनुअल को मैसेज भेजा तो उसकी मनोदशा और गहरे दर्द को महसूस किया। मैनुअल के जवाब का इंतजार करते हुए उसे यह एहसास हुआ कि सब कुछ इतना आसान नहीं था। अब वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि वो अपने परिवार और पुराने रिश्तों की जिम्मेदारी को नहीं नकार सकती थी। इस कठिन मोड़ पर जब मैनुअल ने मैसेज पढ़ने के बाद अपना फोन को अपने कोट की जेब में रखा और निराश होकर कार की ओर बढ़ा, तो एब्रिल ने ये तय किया कि वो अब अपने परिवार के पास लौटेगी। यह निर्णय उसे अपनी जिम्मेदारी और परिवार की ओर खींचता हुआ दिखा। मैनुअल से मिलने का मौका गंवाने के बाद उसने ड्राइवर को आदेश दिया कि वो उसे घर वापस ले जाए, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी यात्रा अब अपने परिवार के साथ लौटने के रास्ते पर थी। उसका दिल भरा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने इस बार अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी। ये वही मोड़ था जहाँ किस्मत ने एब्रिल को अपनी जिंदगी और भविष्य के लिए सही दिशा में ढकेल दिया था और ये साबित कर दिया था कि कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण कदम हमें खुद ही उठाने होते हैं। रैंडम इमोशनल आउटबर्स्ट ने एब्रिल को एक ऐसा असंगत निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दिया और वो अचानक अपने घर की ओर मुड़ गई। अब ये सवाल उठता है कि क्या वो कभी मैनुअल से मिलेगी? और कोई नहीं जानता, क्योंकि किस्मत और डेस्टिनी का कोई पूर्वानुमान नहीं होता। वे हमें कहाँ, कैसे और किससे मिलवाएंगे ये तो कोई नहीं कह सकता। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियो के लिए नीचे क्लिक करें। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।